निवेदन करती हूँ कि मंच पर उपस्थित माननीय सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का IRC की ओर से स्वागत करें। एक बार पुनः मैं माननीय श्री राकेश सिंह जी से निवेदन करूंगी कि डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का स्वागत करें। मध्य प्रदेश राज्य PWD विभाग की ओर से अंगवस्त्र पहनाकर और PWD विभाग की ओर से मेमेंटो प्रदान कर सेक्रेटरी जनरल IRC श्री SK निर्मल जी से मैं विनम्र आग्रह करूंगी कि डॉक्टर मोहन यादव माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का IRC की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर और मेमेंटो प्रदान कर जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करेंगे। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश आदरणीय श्री अनुराग जैन सर से कि वे माननीय PWD मिनिस्टर श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करें। May I now request the Honorable Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Shri Anurag Jain sir, to please present a memento and welcome Shri Rakesh Singh ji, Honorable PWD Minister. On behalf of IRC, may I now request IRC. Thank you very much. May I now request Shri Avinash Lavania ji to please welcome Shri Anurag Jain, Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh. Shri Avinash Lavania ji, Honorable MD, MP RDC will now welcome the Honorable Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh. जी to please welcome Shri KC Gupta, ACS, Government of Madhya Pradesh. Shri Avinash Lavania ji, MD, MP, RDC. Shri Rane will welcome Shri Avinash Lavania, MD, MP, RDC, and Shri Rane will welcome Shri Mohit Verma, Vice President IRC. May I now request Mr. Borasi to please welcome Mr. Borasi to please welcome Shri Salunke ji. Please welcome Mr. Salunke ji. Mr. Borasi will welcome Mr. S.R. Bagil and Shri Sanjay Maske ji. Thank you very much. These are the Indian traditions. Aditi Devo Bhava. Thank you very much and for questions.
To officially begin this seminar, may I now request, may I have the honor of inviting Shri K.C. Gupta, the Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, to kindly deliver the welcome address. Please put your hands together, ladies and gentlemen. The British Academy instrumental in the development of the state Shri Gupta. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री, हमारे विभाग के मुखिया हमारे मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय अनुराग जैन साहब, मंच पर उपस्थित अन्य सम्माननीय डिग्नेटरीज, प्रेसिडेंट फ्रॉम IRC मिस्टर देवनी, सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम IRC मिस्टर देवनी, वाइस प्रेसिडेंट जी, वाइस प्रेसिडेंट मेरा मोहित वर्मा जी, मेरे साथी अधिकारीगण आदरणीय मेहरा जी, बघेल साहब, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी चीफ इंजीनियर श्री मस्के साहब, मेरे साथी MDRTC अविनाश लवनिया जी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय डेलीगेट्स जो अलग अलग प्रांतों से आए हैं, सभी सम्मानीय इंजीनियर्स और रोड सेक्टर, ब्रिज सेक्टर से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स, मीडिया जन, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इनफैक्ट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि आज हम वास्तव में इतने प्रफुल्लित और रोमांचित हैं और गौरवान्वित भी साथ में है कि आज इतनी महान हस्तियाँ हमारे बीच में है। आदरणीय गडकरी जी का जब नाम लिया जाता है तो हम लोग श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं। आप सभी को मालूम है कि वो भारत में सड़क क्रांति के जनक है। मुझे सौभाग्य है कि मेरा सौभाग्य कि मैं उनके मंत्रालय में उनके अधीन अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया हूँ। उनके सरकार मार्गदर्शन मुझे मिला है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आपने कार्यकाल देख ही रहे आप। इतना त्वरित निर्णय, दूरगामी सोच और इंफ्रास्ट्रक्चर उनका विशेष फोकस है। रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जो है निश्चित रूप से जो है उनका मार्गदर्शन, नेतृत्व और आशीर्वाद मिलेगा और मिल रहा है। हमारे मुख्य सचिव जो है वो हमारे मंत्री जी राकेश सिंह साहब जो है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैन है। आप बाहर देखिएगा स्टॉल में जो टेक्निकल एग्जीबिशन है, जो जबलपुर का जो फ्लाईओवर बना है उसका वहाँ पर वॉक थ्रू वीडियो है। आप देखिएगा क्या काम हुआ है वो उनके नेतृत्व में। जब वो सांसद थे तब उन्होंने काम कराया। माननीय गडकरी जी से विशेष प्रयास करके उस प्रोजेक्ट को लेकर आए और तो काम था वो उन्होंने काम किया है। हमारे मंत्री जी लोक निर्माण से लोक कल्याण का टैगलाइन हमें दिया है, उस पर हम कोशिश करेंगे कि हम उनके उस पर खरे उतरे। हमारे मुख्य सचिव वो कृषि में काम किए, अर्बन सेक्टर में काम किए और
रेलवे लाइन डालने की बात सन 1850 19 को कोई बेलास्ट गिट्टी नहीं मिल रही थी, तब वो ईंटें किसी ने उसकी नज़र में आई कि ईंटें पड़ी है। उन ईंटों की जो स्ट्रेंथ है 4,500 5,000 साल भी इतनी थी कि वो गिट्टी के रूप में वहाँ रेलवे लाइन में उपयोग हुई। तो वो इंजीनियरिंग हमारे पास थी। तो उसमें ऐसे कई विवरण हैं। हमारा जो मेटलर्जी में आप देखते हैं जिसमें जंग नहीं लगा है, जो लाट है हमारी लोहे की, तो हम इंजीनियरिंग में बहुत एडवांस थे। आज भी हम इंजीनियरिंग में एडवांस टेक्निक आ गई है। रोड सेफ्टी में जो हमारा एक अछूता चैप्टर है उस पर भी हमें अछूता तो नहीं कहेंगे, काफ़ी काम हुआ है, लेकिन काफ़ी काम होना बाकी है। तो रोड सेफ्टी की टेक्निक है, मटेरियल है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। कि यहाँ पर सत्रों में जो मैनेजमेंट के भी टॉपिक लिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, तो सभी काफ़ी ज्ञानवर्धक की सत्र रहेंगे। हमारा लंबा टेन्योर है आप सभी का, तो ये पूरे जीवन काल में हमारे साथ सेवा काल में काम आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसे काफ़ी ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय भारत। Thank you very much, sir. It's now my pleasure to invite Shri S.K. Nirmal, the Secretary General of Indian Road Congress, to kindly share his thoughts with us. Ladies and gentlemen, his extensive expertise and guidance have been crucial in shaping the IRC initiatives. Please put your hands together and welcome Shri Nirmal. Good morning, Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Sri Nitin Gadkari ji. Honorable Chief Minister, Government of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji. Honorable PWD Minister, Government of Madhya Pradesh, Sri Rakesh Singh ji. Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Sri Anurag Jain ji. Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Sri K.C. Gupta ji. President IRC, Sri Kamlesh Kumar Pipli ji. Vice President IRC, Sri Saruke ji and Sri Mohit Verma ji. Managing Director, MPRDC, Sri Avinash Lavania ji. Engineer Chief, PWD Madhya Pradesh, Sri Rakesh Mehra ji. Engineer Chief, PWD Building, Sri S.S. Baghel ji. Chief Engineer and LOS, Sri Sanjay Maste. Other dignitaries of the dais, delegates, invitees, ladies and gentlemen. On behalf of Indian Road Congress, I express my sincere gratitude to the Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Sri Nitin Gadkari ji, for always coming to IRC session, for blessing our IRC fraternity and sparing his valuable time to be in Bhopal today in spite of his extremely busy schedule and agreeing to inaugurate this seminar. Sir, on the topic which is very close to his heart, that is emerging trend and technologies in road sector and EPC contract execution. I express my sincere gratitude to Honorable Chief Minister, Government of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, for sparing his valuable time and agreeing to preside over this noble function. I express my sincere gratitude to Honorable PWD Minister, Sri Rakesh Singh ji, for agreeing to host this important seminar in Bhopal at such a short notice and providing his valuable guidance from time to time in organizing the seminar. I also express my sincere gratitude to Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Sri Anurag Jain ji, who has been always taking keen interest in IRC activities and encouraging IRC fraternity during his various addresses to IRC fraternity in his previous tenure as Secretary Road Transport and Highways. I also express my sincere gratitude to Additional Chief Secretary PWD Sri K.C. Gupta ji, who was my ex-colleague in Ministry of Road Transport and Highways, and who has also agreed to grace this occasion. My special thanks to Engineer Chief PWD Madhya Pradesh Sri R.K. Mehra ji for constantly pursuing for organizing this seminar in Madhya Pradesh for the benefit of entire state PWD fraternity and taking keen interest in meticulous planning of all the activities connected with this seminar. In fact, this seminar was originally scheduled to held last year on EPC contracts when he was Vice President IRC, one of the office bearer, but we could not have that time because of some other pressing engagements. Now, as you all know, the Indian Road Congress is the apex body for highway engineers, which was set up 90 years back, that is in 1934. And the main objective of IRC is to set up standards, codes, manuals for all aspects of road sector, for helping central and state government agencies in formulating their documents, policy guidelines, and execution of works, and to keep pace with the best international practices. Over the last 90 years, we have come out with 282 codes and guidelines
out of which 120 crores have been prepared. So 120 crores have been prepared in just last 6 years to keep pace with the latest international practices and all the R&D work done in India. So infrastructure development is getting the highest priority from Government of India, and due to this huge and ambitious road construction program taken up during the last 2 decades for highways as well as for rural roads, there is a scarcity of conventional road construction material, and further indiscriminate mining of sand and aggregate is resulting into environment disintegration. So there is an urgent need for promoting use of new innovative and emerging technologies and sustainable technologies for road sector, and IRC has taken various steps to encourage the use of new and alternative materials. Sir, in recent years, in order to keep pace with the international technologies, we have finalized new guidelines on high performance concrete, glass fiber reinforced polymer bars, stabilization technologies using commercial stabilizers, modular steel bridges, geosynthetic applications in pavements, gap braided rubberized bitumen, and now we are in the process of finalizing another document on ultra high performance concrete. And so because this innovation in road construction and these new guidelines will definitely help the sector in not only speeding up the road projects but also result into cost reduction when we see the life cycle cost. So IRC has also set up an accreditation committee because many of these international practices which cannot be brought to India directly in the absence of IRC code, then there is a need for having the confidence building measures for our execution agencies, and that accreditation committee approves these new technologies and new materials for implementation on trial basis. And so far we have accredited 242 new and innovative materials from this committee, and on the basis of feedback slowly we are bringing these new technologies and materials into IRC codes, and that is helping us in mainstreaming of these technologies. Sir, in addition to new technology, in fact tomorrow we have one day dedicated to execution of EPC contracts, which was initially introduced by Ministry in 2012. And we have seen in last 12 years we have implemented EPC contracts in highways, and many states have also implemented. So we want to discuss what are the various provisions, what are the challenges, how it has helped the sector, and what are the modifications requirement. So tomorrow we will be deliberating on these issues. I am sure that deliberations made during the seminar will be quite useful for entire road sector, and they will enrich knowledge regarding the latest road construction maintenance techniques without compromising quality, durability, serviceability, safety and environment aspects. With these words, I once again extend my thanks to all the dignitaries, delegates, speakers, exhibitors, invitees, media, and wish all of them an enriching experience for these 2 days. Jai Hind. Thank you. Chief Engineer PWD and Local Organizing Secretary Shri Sanjay Maskeji, distinguished speakers of the seminar, delegates, members from press and media, ladies and gentlemen. On behalf of Indian Road Congress, I express my sincere gratitude to Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari, on the occasion of this seminar on emerging trends and technology in road and bridge construction and EPC contract execution, to be organized by the IRC with the support of Government of Madhya Pradesh. I also extend a warm welcome to Union Minister for Road Transport for gracing this inaugural function as a chief guest. I thank Government of Madhya Pradesh for hosting this seminar. I also extend a warm welcome to Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, for sparing time to be with us in spite of his busy schedule to grace the inaugural function of this seminar. I also extend a warm welcome to Honorable PWD Minister, Government of Madhya Pradesh, Shri Rakesh Singh ji, for gracing this inaugural function. Sir, during the 90 years of the journey of Indian Road Congress in 1934, IRC had supported the programs, policies and endeavour of the Government of India as well as all state governments in the road sector, and during this course, Indian Road Congress fraternity has arisen time and again to demand posed by the road sector, ranging from rural roads to state highways to urban roads to national highways, expressway, green highways. In short,
IRC provided much needed technical support to the entire road sector in the country. An engineering, procurement and construction EPC contract is construction contract in which all the project operation, right from survey, investigation, design, construction to handover are handled by a single contractor. EPC contracting has become the most popular alternative in the recent years, since it transfers most of the design, development and construction risk to the EPC contractor, who is also responsible for planning, acquiring material and building the roads. In the standard IRC EPC contract, the principal contractor is hired to complete the project's comprehensive design and then build the facility. The contractor promises to deliver with the guaranteed performance level and the deadline in certain time. The EPC contract offers numerous advantages, making them an alternative choice for the project owner in India. Single point accountability, streamlined project delivery, cost certainty, risk mitigation, or time market. A standard agreement, modified RFP documents, pre-qualification request, all among modern documents and circulars for EPC contracts that are available from the MOIPS Government of India. The Indian Road Congress released a number of technical guidelines on emerging norms such as fiber polymer, stabilized payment, asset management. And very easy contractor in utilizing this technology. देखिए, इंडियन रोड कांग्रेस की अगर हम बातचीत करते हैं तो इंडियन रोड कांग्रेस जो है एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा समूह है जो कि विशेषज्ञों की अगर हम बातचीत की जाए, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो तमाम प्रकार के टेक्निकल जो एक्सपर्ट होते हैं, उनके जरिए कहीं ना कहीं नई तकनीकों को बनाने का काम करता है। अगर देखा जाए तो इससे पहले भी कई कॉन्क्लेव हुई है, जो दिल्ली में हुई है, देहरादून में हुई है, अलग अलग जगहों पर हुई है। और इस कॉन्क्लेव को कुछ इस प्रकार से समझना होगा कि ये जो सेमिनार है इंडियन रोड कांग्रेस का 2024 का, यहाँ आने वाले 2 दिनों तक राजधानी भोपाल में जो देश भर से जुड़े हुए तकनीकी एक्सपर्ट्स हैं, जो यूं कहा जाए कि केंद्र के जो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, स्टेट पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, इसके अलावा ऐसे टेक्निकल एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि स्पेशली सिविल यानी कि इंजीनियरिंग के लिए काम करती हैं, उनके तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वो इस बात पर विचार मंथन करेंगे कि आखिर किस प्रकार से किन प्रस्तावों पर विचार मंथन जो है वो किया जाना है। आज इसका उद्घाटन सत्र है और हम तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद है, इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है और राकेश सिंह जो कि पीडब्ल्यूडी मध्य प्रदेश शासन के जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम जिस प्रकार से जो तमाम जो एक प्रस्ताव यहाँ पर तैयार किया गया है कि इसमें अलग अलग प्रस्ताव जो है वो है। फिर हम चाहे बातचीत करते हैं सड़कों की, अगर सड़कों को देखा जाए तो इस बार जो है व्हाइट टॉपिंग जिस प्रकार से एक तकनीक होती है, अपनी एक अलग पहचान बनाई। श्रीमान राकेश सिंह जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। और ये मेरा सौभाग्य है माननीय गडकरी जी, आपने भाई साहब एक अच्छा काम किया। जब हम विकास के सपने देख रहे हैं तो विकास के आपके उस दिए गए अनुभव और सरकार के माध्यम से हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी ने आपके साथ जो समय गुजारा, मैं धन्यवाद दूंगा। मध्य प्रदेश सरकार आपका आभार मानेगी। अनुराग जी के माध्यम से हम अपने उन प्रकार से कई मामलों में सकारात्मक और सक्रिय ऊर्जा के साथ
ये मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा, जिसके कारण से आपने अपने मंत्रालय को चलाया और मुझे लगा कि अब हमारा भी अपना मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रालय उस गति से चलेगा। माननीय अनुराग जी जो चीफ सेक्रेटरी बने अभी हमारे बीच केसी गुप्ता जी अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के आप काम देख रहे हैं, एमडी अविनाश लवानिया जी, कमलेश कुमार पिपरी जी अध्यक्ष आईआरसी, एसके निर्मल जी महासचिव आईआरसी, और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, इस अवसर पर आप सब बात बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से हो गई। भारत शासन के अंदर के काम करने के तरीकों को देखने की भी अनुराग जी ने माननीय प्रधानमंत्री से गति शक्ति अभियान से लगा करके गडकरी जी के अनुभव को भी शेयर किया है। राकेश जी ने भी अपनी बात कही है। मैं 2-3 बातें कह करके ज़्यादा लंबा न कहते हुए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। हम जब भोपाल में बैठे हैं तो यहाँ हमारी पुरानी तकनीक पे भी गौर करने की ज़रूरत है। नवीन विधा की बात आती है तो प्राचीन काल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ डैम बनाने की एक विधा होती है, आमतौर पर कहीं भी डैम बनते हैं, भारत में बने या भारत के बाहर बने, आमतौर पर नदी की मुख्य धारा को रोक करके पानी और इसको स्टोर करके डैम बनाने की पद्धतियाँ है। आपको यहाँ से समय मिले तो आप हमारे बड़े तालाब को देखना, ये लगभग 1000 साल पहले राजा भोज के काल का बनाया हुआ तालाब है। इस तालाब की विधा है कि पानी तो आएगा लेकिन रोकने के लिए मुख्य धारा के बजाय चट्टानों का उपयोग किया गया है। चट्टानों में पानी अपने आप इकट्ठा होगा और पानी की अधिक मात्रा फिर साइड से निकालने का एक पोलर तरफ का रास्ता है, वो बहुत छोटा सा है। पानी का लेवल मेंटेन वही रहेगा, लेकिन कम खर्च में इतना बड़ा तालाब अगर बन जाए, और उससे बड़ी बात यह कि ये किसी भी हालत में फूटने की संभावना नहीं रहेगी क्योंकि मुख्य धारा कभी रोकी नहीं गई। ये अपने आप में नवीन तकनीक का राजा भोज के काल का 1000 साल का उदाहरण है जो हमको एहसास कराता है कि नवीन तकनीक से बांध कैसे बनाए जा सकते हैं। ये नवीन तकनीक तो हो गई मुख्य धारा की, लेकिन प्राचीन विधा से जोड़ करके कम खर्च में अगर बांध बनाने तो ये भोपाल का बड़ा तालाब हमारे लिए एक माइलस्टोन का काम करेगा। माननीय गडकरी जी, आपके विभाग का एक लाभ मैंने लिया है, मैं बताना चाहूँगा। ये हमारे जायसवाल जी आपके यहाँ है, आपने यहाँ हमारे बीच में इंदौर उज्जैन से 4 लेन निकाला था जो आगे जाकर के सुपर एक्सप्रेसवे से मिलने वाला था या दिल्ली जाने के लिए था। हमारे यहाँ पुरानी सिक्कों की एक तकनीक है, सिक्कों का अपना एक शास्त्र है। सिक्कों का शास्त्र कैसा है कि सिक्कों में जैसे राजा भोज का काल 1000 साल पहले का है, विक्रमादित्य का काल 2000 साल पहले का है, सम्राट अशोक उज्जैन में गवर्नर रहे ये 2250 साल पहले का है। हमारे यहाँ ये ऐसी लंबी परंपरा में राजाओं ने अपने सिक्के निकाले। तो सिक्कों का एक शास्त्र है कि सिक्के के एक तरफ तो जो राजा रहता था वो अपने चिन्ह कोई लगा देता था, लेकिन उसके पीछे वाली साइड में एक कॉमन चीज रहती थी जो हर बार एक जैसी रहती थी। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन का सिक्का अगर 2000 साल पुराना भी होगा, सम्राट विक्रमादित्य काल का, अशोक के काल का भी होगा, 1000 साल पहले राजा भोज के काल का होगा, तो पीछे उसमें एक चौराहा जैसा 4 रास्ते निकल रहे हैं, ऐसा उसका ये अर्थात पूरे देश का सेंटर पॉइंट उज्जैन है, ये उसमें बनाया हुआ है। तो या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी देश में कहीं जाएगा तो वो उससे ही उस मार्ग से गुजरेगा, वो मार्ग की पहचान जैसा एक उसमें चिन्ह बना हुआ है। उस चिन्ह के आधार पर चूंकि हमारे यहाँ उज्जैन से आगर होकर के झालावाड़ के रास्ते से दिल्ली का एक 4 लेन आपने मंजूर किया था। मैं जायसवाल जी के पास गया, ऑफिस में बैठा, मैंने कहा भाई आपने ये मार्ग मंजूर कर दिया, टेंडर भी कर दिया, लेकिन ये लंबा पड़ेगा, इसको छोटा करो, इसको उज्जैन से घुमाओ। तो आपने उज्जैन से कैसे घूमेगा? हमने कहा आप एयर डिस्टेंस निकालो। हमने एयर डिस्टेंस निकलवा करके उसकी जो लंबाई देखी तो वो लंबाई वाकई कम निकली। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, जायसवाल जी ने प्रस्ताव बढ़ाया और आप तक मंजूर होकर के आया, बना बनाया हुआ टेंडर कैंसिल किया और नजदीक का रास्ता निकाला। तो ये जो नई तकनीक के साथ पुराने हमारे अनुभव भी है, कई सारी चीज़ों का जो लाभ जोड़ते हैं, ये मुझे लगता है कि एक सड़क की गुणवत्ता के साथ साथ इस प्रकार की भी आवश्यकता है जिससे हम अपने सरकार के दिए गए धनराशि का सदुपयोग भी करें, सही उपयोग भी करें, और वक्त के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गडकरी जी के जो मूल भाव है वाकई ये इसी प्रकार के। जैसे मैं अभी हमारे बीच में बात आ रही थी, हमारे चीफ सेक्रेटरी बता भी रहे थे कि हमारे पास सड़क, रेल मार्ग,
हवाई मार्ग, इनको जोड़ करके ये भविष्य की दृष्टि से विस्तार की विकास की जरूरत है। जैसे मैं इस बात को समझ रहा था, हमने अपनी सरकार बनने के बाद संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू किए कि केवल बड़े एक ही नगर इंदौर में रोजगार के लिए बड़े कारखाने बन जाए, इससे बात नहीं बनेगी। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो हमारे लिए संभाग केंद्र पर भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने की जरूरत है। तो वहाँ के आने जाने के मार्ग भी, लेकिन इनके साथ साथ भारत सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है और उसका हम लाभ कैसे ले सकते हैं, उसको जोड़ते हुए हमारे अपने भविष्य के प्लान बनाने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए अभी तक हमारे पास इंदौर से बंबई जाने का मार्ग एक ही मार्ग था कि इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से नागदा, नागदा से रतलाम के रास्ते से बंबई जाना रहता है। इसके अलावा बंबई जाने का रास्ता नहीं, दिल्ली जाने का भी इसी प्रकार का था। तो ये अभी हमारा आमतौर पर 18 घंटे लगते या 14 घंटे से ज़्यादा लगते। लेकिन जब हमारे यहाँ इंडस्ट्री की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, अगर अभी आज दिल्ली से कोई बंबई जाना चाहता तो उसके 2 मार्ग हैं कि दिल्ली से वो नागदा आएंगे, नागदा से रतलाम के रास्ते आगे बढ़ेंगे जो गुजरात होके जाएगा, और या अभी वर्तमान में ग्वालियर से होकर के भोपाल, भोपाल से इटारसी, खंडवा होके बंबई के रास्ते जाएगा। लेकिन जैसे हमारा नया रेल मार्ग जो मंजूर हुआ है, खंडवा से इंदौर की ब्रॉडगेज जो हो रही है, जो आपने 4 लेन निकाला है, जिसके माध्यम से एक रास्ता निकलेगा जिसमें 4 से 6 घंटे का हमारा सफर बचेगा और उतने ही किलोमीटर 100 से 200 किलोमीटर बचेंगे। लेकिन इंदौर मनमाड़ एक और नई रेल लाइन मंजूर हो गई, उससे तो और 3 घंटे कम होने वाले। तो आने वाले समय में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के लिए वापस जो वो मैंने सिक्का याद दिलाया, ये उसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर इंदौर से होकर के मुंबई दिल्ली के लिए नया बनेगा। तो भविष्य की दृष्टि से इकोनॉमिक कॉरिडोर अपन जब बनाने की बात करेंगे, तो इस प्रकार से इन कामों को लेकर के आपके यहाँ काफी अच्छे सुयोग्य इंजीनियर्स भी आए हैं, बाकी विधाओं से जुड़े लोग भी आए। उम्मीद करता हूं कि आज अब यहाँ, चूंकि मैं कुंभ की नगरी से आता हूं जहां अमृत मंथन 12 साल में प्रत्येक बार हमारे सारे संतगण, ऋषि मुनि, महामंडलेश्वर करते, मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन आप भी अमृत मंथन करेंगे। इसमें निश्चित रूप से भारत के लिए नया एक उद्देश्य की आपकी पूर्ति होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सड़क मंत्रालय और नई टेक्नोलॉजी को लागू करते हुए आगे बढ़ेगा। ये बात सही है कि अभी बहुत सारी चीजों में हमने काफी प्रगति की है, लेकिन उतनी संभावना और बढ़ी हुई भी है। ये बात सही है कि हम आमतौर पर जो सड़कें बनाते थे डामर की, उसकी कठिनाइयों के बारे में गाली भी खाते थे, लेकिन काम भी करना पड़ता था, वो बड़ी बात थी। लेकिन आज बदलते समय में ये कितने प्रकार से अलग अलग नई नई तकनीक लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो आपकी अपनी स्पीड है, मैं मध्य प्रदेश के बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि लगभग 15.5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश सरकार अपने विकास के मामले में आगे बढ़ रही है, सड़क बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। और ये जो दूसरा आपका जो आइडिया, उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि बना बनाए मार्ग को तो हम चौड़ा करें अपनी जगह, ठीक है, लेकिन ग्रीन फील्ड के माध्यम से एक नए रोड बनाएं, उनके आधार पर जो डेवलपमेंट की आपकी कल्पना है, इस कल्पना पे हमने काफी काम किया है। तो उम्मीद करेंगे कि आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। एक बार पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और आपके सभी प्रकार के सुझाव में मध्य प्रदेश सरकार के विकास के मामले में भी आपके सुझाव पे हम आगे बढ़ेंगे। पुनः अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवी और सज्जनों, समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, हम सभी जानते हैं कि साधारण नेता नहीं, एक दूरदर्शी नेता हैं। दिवाली आ रही है, मिठाई मिलेगी, लेकिन हमारी तो होली दिवाली सब मन गई। जोरदार था अभिनंदन करो माननीय गडकरी जी का, जिनके आने के पहले हमारा कानपुर भोपाल एक्सप्रेसवे 4 लेन तो मंजूर किया लगभग 6,500 करोड़ से, और आप कह रहे 25,000 करोड़ की और नई सौगात देने वाले बहुत जल्दी। तो इससे अच्छी क्या बात हमारे लिए। तो ये वाकई सारे त्योहार एक दिन हो गए। एक बार फिर मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार भी मानता हूं, और उनका प्रेम स्नेह सदैव इसी प्रकार से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार अभिनंदन माननीय गडकरी जी। और अब मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी।
मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी अनेक सालों तक पार्लियामेंट में मेरे साथ जिन्होंने काम किया, ऐसे मेरे सहयोगी और पीडब्ल्यू मिनिस्टर आदरणीय राकेश सिंह जी 1.5 साल तक मेरे विभाग के सचिव के रूप में बहुत अच्छा कार्य जिन्होंने किया और अभी आपके चीफ सेक्रेटरी है ऐसे आदरणीय अनुराग जैन जी, आदरणीय केसी गुप्ता एसीएस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, अविनाश लवानिया, चंद्रमोहन ठाकुर जी, कमलेश कुमार पिपरी जी प्रेसिडेंट IRC, एस के निर्मल सेक्रेटरी जनरल, श्री एस सालुंके वाइस प्रेसिडेंट, श्री मोहित वर्मा वाइस प्रेसिडेंट, श्री RK मेहरा इंजीनियर इंचार्ज, श्री SS बघेल और उपस्थित देश भर से आए हुए सभी इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मुझे आज इस कार्यक्रम में आने के बाद बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि रोड कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जो क्वालिटी है और जो नई नई टेक्नोलॉजी है और उसके बारे में एग्जीक्यूशन करते समय अपने विचार मंथन से क्या सुधार करना चाहिए, कौन सी नई टेक्निक अपनानी चाहिए, इसके लिए IRC ने जो इनिशिएटिव लिया है और आप सब लोग इसमें शरीक हुए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत बहुत आनंद और अभिनंदन का विषय है। मैं IRC को और मध्य प्रदेश PWD को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारी कोशिश यही है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करें और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करें। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व आप सब लोग जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हमारे देश के इकोनॉमी को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत बनाना है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है और ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री को बढ़ाकर हमारे देश की ग्रोथ रेट को जैसे बढ़ाना है, वैसे रोजगार का भी निर्माण करके हमारे देश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना है। किसी भी देश के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका किसी की है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 चीज़ें जहाँ डेवलप होगी वहाँ ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री खड़ी होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और जहाँ ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस खड़ा होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ रोजगार निर्माण होगा और जहाँ रोजगार निर्माण होगा वहाँ की गरीबी दूर होगी। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है और इसलिए हमें वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं और हमारे देश में जो अच्छे प्रयोग हैं, उस प्रयोग को स्वीकार कर हमें इस सेक्टर को क्वालिटेटिव बनाना है। मैं अपने लाइफ में 2 बातें बहुत याद रखता हूँ। पहली बात है कि नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और ये जो नॉलेज है आपको आपके महाविद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में तो मिला है, पर इस नॉलेज का उपयोग करके ओनरशिप के साथ अगर आपकी विजन क्वालिटेटिव होगी, जो अच्छी बातें उसको स्वीकारते हुए आगे जाएगी, तो देश के भविष्य को बदलने की आपकी ताकत है। आप हमारे आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, विश्वकर्मा हैं और इसलिए आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण है।
और इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके अनुभव से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप सबका योगदान बहुत बड़ा है। कभी कभी मंत्री होने के नाते बहुत सी बातों का क्रेडिट मिलता है हमको, और इसलिए लोगों को लगता है कि ये रोड इन्होंने बनाया। मैं थोड़ी रोड बनाने के लिए आता हूँ, ये रोड तो आप काम करते हैं, और इसलिए जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसका क्रेडिट मिलता है, और जब गड्ढे पड़ते हैं तो भी हमको डिस्क्रेडिट भी मिलता है। लोग तुरंत सोशल मीडिया पे ठोकने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखते। तो इसलिए ये जो आपने सबने मिलकर जो काम किया है, उसके कारण कभी कभी ये जो अच्छी बात है, क्रेडिट है, वो हमको मिलता है। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, वैसे बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, पर मैं मैनेजमेंट में एक बात बहुत अच्छे तरीके से सीखा कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने जब बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। एंड दिस ट्वाइस ए बी is a result of collective team spirit. We need to establish coordination, cooperation and communication between the stakeholders. जब हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलते हैं। मैं अक्सर हमारे सहयोगी को कहता हूं कि no one is perfect and no one can claim that he is perfect. उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम up to infinity. You cannot catch your own image. और इसलिए जो जो छोटे छोटे लोग भी होते हैं, वो भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और जो अच्छी बातें बताते हैं उसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है, तो उसको स्वीकारना, और हमारी कुछ कमियां लोग ध्यान में लाकर देते तो उसको निश्चित रूप से कम करने की कोशिश करना, दैट इज टू बी द बेस्ट वे फॉर सक्सेस। और इसलिए नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज अ पावर, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरी एक बात जो है, वो जो मैं अक्सर याद रखता हूँ, वो है वेस्ट टू वेल्थ। एक मैं अक्सर ये बात पे विश्वास रखता हूँ कि नो मटेरियल इज बेस्ट एंड नो पर्सन इज बेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप that you can convert waste into wealth. अभी कुछ दिन पहले हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास 450 एकड़ जगह डंप यार्ड थी। अब हमने टेक्नोलॉजी लाई, गंदा पानी जो था वो बेच दिया, तो 300 करोड़ रुपए साल के बिल थे, शुद्ध करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को पावर जनरेशन को दिया। लोग टॉयलेट में पानी डालते, हमको पैसे मिलते, 300 करोड़ साल के। फिर कचरे में हमने उसको सेग्रीगेट किया और एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लाई, ग्लास, मेटल और प्लास्टिक को रिसाइकलिंग हुआ, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट थे वो बायोडाइजेस्टर में डाल के उसे मीथेन बनाकर बायो सीएनजी बन गया, तो गैस बन गया। तो कचरे के लिए इतनी जगह ही लगती नहीं थी। फिर मेरे मन में आया, मैं हमारे कमिश्नर को कहा कि हमारा शहर एजुकेशनल हब बनना चाहिए। तो मैं पूना में मेरे बड़े अच्छे संबंध है, सिम्बोसिस करके यूनिवर्सिटी है, उनके बुजुमदार करके चेयरमैन थे। उनको मैंने कहा, बुजुमदार साहब आपको मेरे लिए एक बात करनी होगी। बोले क्या करना है? मैं नागपुर में आपका कैंपस खोलिए। तो उन्होंने कहा कि एक कंडीशन पर खोलूँगा, अगर आप मुझे जगह दोगे। तो मैंने आने के बाद सोचा कि जगह कहाँ मिलेगी शहर में, तो ये डंप यार्ड खाली हुआ था। तो मैंने हमारे कमिश्नर को कहा कि एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेकर एक टेंडर निकालो, और 1 रुपए के लीज पर 110 एकड़ जगह हमने 30 साल के लिए सिम्बोसिस को दी। और फिर सिम्बोसिस में जुमदार साहब और उनकी लड़की को कहा कि डिज़ाइन मेरे बिना नहीं मंजूर करूँगा, आर्किटेक्ट मैं सिलेक्ट करूँगा। और मेरे मित्र है मुंबई में, मैं काफ़ी दिनों तक था ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर करके, इस प्रूव टू बी द वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट इन द कंट्री। तो मैंने उनको फ़ोन किया, और वैसे भी उनको पहले मैंने हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने के लिए बुलाया।
तो कभी कभी वो मुझे कहते कि नितिन जी तुमने मुझे कहाँ फंसा। हमने एक रेलवे लाइन शहर से जाती थी डिफेंस में, तो वो लाइन हमने 2.5 करोड़ रुपए में खरीद ली और हफीज को कहा कि इस पर एक अच्छा 35 हेक्टेयर जमीन थी और उसमें हमने एक बहुत अच्छा डिज़ाइन किया मार्केट का और उसका नाम रखा लंदन स्ट्रीट, बाद में ऑरेंज स्ट्रीट किया। 24 पैकेजेस हुए और अभी तक 7 पैकेजेस हमने बेचे हैं और कारपोरेशन को 2,500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, 2.5 करोड़ के और वो डिज़ाइन किया हफीज कॉन्ट्रैक्टर। और वो कारपोरेशन में काम करते करते इतना तंग हो गया कि बहुत बार मेरे पास आया कि बोले मुझे ज़रा आप से छुट्टी दो। बोला नहीं, मैंने बोला आप दुनिया में काम करते हो, अमेरिका में काम करते हो, इंग्लैंड में काम करते हो, दुबई में करते हो, जरा कारपोरेशन में भी काम का अनुभव लो। अगर यहाँ तुम फिट हो गए तो दुनिया के कहीं भी काम के लिए आप फिट हो जाएंगे। अभी 7 पैकेजेस हो गए पूरे। तो उनको मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी का डिज़ाइन करो। यूनिवर्सिटी आई, 450 करोड़ का कॉम्प्लेक्स बना। इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लेक्स इन द कंट्री। अब 15,000 लड़के पढ़ रहे हैं और जितने पढ़े उतने फॉरेन में चले गए। बहुत लोगों को रोजगार अच्छा देश में मिला और बहुत से फॉरेन में चले गए। फिर मैंने हमारे मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी, उनको कहा कि अब अपने यहाँ नर्सिंग होम भी आनी चाहिए। तो फिर वो अमरीश भाई जो हमारे नर्सिंग होम जी के प्रमुख हैं, बोले मुझे जगह दो। फिर कचरे वाली जगह निकाली, फिर 50 एकड़ उनको दी और परसों उनका भी भूमि पूजन हो गया। और वो KG to PG करीब 850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और नागपुर में दोनों इंस्टीट्यूशन आ गई और इसलिए हमारे यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई। तो मैंने कहा ये वेस्ट टू वेल्थ नहीं है, ये वेस्ट टू नॉलेज है, क्योंकि कचरे के डंप यार्ड के ऊपर उसका उपयोग हुआ। तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ भी कचरे के तो हो गई। अनुराग जी अब हमारे यहाँ से आए, उन्होंने 3 बातें उनकी विशेषता। एक जो गति शक्ति करके ये जो योजना बनाई, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन हो, सरकार में साइरोल में काम करती है, एक दूसरे से कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा है कि एक अधिकारी ने दूसरे से बात नहीं करना, चर्चा नहीं करना और सुनना नहीं, तो कोई बात नहीं करना। तो पहला आया कि रेलवे अलग ब्रिज बना रहा है, हम अलग बना रहे हैं और रोड और तीसरा कोई और चौथा कर रहा है। तो फिर प्रधानमंत्री जी बोलते थे बार बार ये साइलोज में चलता है। तो अनुराग जी का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए कि उन्होंने गति शक्ति ये जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, अब इसके कारण हमको सब समझ जाता है। और जो उन्होंने उनके भाषण में कहा, आप जिस स्टेट से आए हो, ये गति शक्ति को, इस सॉफ्टवेयर को ले जाकर आप इसकी शुरुआत करिए। इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक है कि मैं अभी दिल्ली बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे हेलीकॉप्टर से देखा, तो 3 बड़े बड़े टावर रोड में आए और उसको उठाने के लिए 300-400 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो मेरे साथ वो भी मध्य प्रदेश के थे अच्छे अधिकारी थे, पांडे के सागर के रिटायर्ड मेंबर हैं। मैंने कहा पांडे जी, तुमने IIT पास किया है ना यहाँ, तो तुमको समझ में नहीं आता ये टावर से थोड़ा रास्ता सरका देते तो ये 450 रुपये काय के लिए खर्चा होता है। बोले साहब आप सही है, पर ये DPR वालों ने कर दी। DPR वाले तो इतने महान लोग हैं कि एक एक जन को पद्मश्री और पद्म विभूषण नहीं देना मैंने कितने गंदे काम हो सकते हैं, कितने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कोई घर में बैठ के गूगल पे ही प्लान करता है। आई एम सॉरी अगर उनमें से कुछ हो गए तो उनकी क्षमा मांगता भाई, पैसा 2 पैसे ज्यादा लो, काम परफेक्ट करो ना। और हम सब जो हमारा चलता है मिनिस्ट्री का झंझट, अनुराग जी और हमको ये नया EOT दो, एक्सटेंशन ऑफ वर्क दो, एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क करो, पूरा DPR गलत, अलाइनमेंट गलत, और हम यही करते करते हमारी सब समय चला जाता है। तो पहली बात परफेक्शन इन DPR, और इसलिए हमारे जो PDRO होते हैं और आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डेप्यूटी इंजीनियर होते हैं, वो कोई भी रोड प्रोजेक्ट करने के पहले कभी साइट पर जाते हैं क्या, देखते हैं क्या उसको, कहाँ मंदिर आ रही, कहाँ मस्जिद आ रही, पूरा रोड बनाते और मस्जिद और मंदिर के सामने काम बंद कर देते, फिर हमारे पास आते साहब इसको कैसे निकालें।
अरे भाई, पहले ध्यान में आता तो रोड बाजू से ले जाते थे, इसका कारण वो गूगल पे बैठ कर तय होता। तो पहली बात यह है कि ओनरशिप चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो हमारा डीपीआर जो है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर को कहूँगा कि आपके पास आईआईटी भी होंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी होंगे, इनके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 5-10 लाख रुपए बच्चे को भी अनुभव मिलेंगे। उनको बोलो कि ये डीपीआर चेक करो, और आपको ये डीपीआर अगर चेक होगा तो बहुत सी गलतियां ध्यान में आ जाएगी, जिसके कारण फ्यूचर के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो पहली बात तो एक स्वाभाविक है, और दूसरे फिर अथॉरिटी इंजीनियर है। अभी हमने काफ़ी सुधार किया है उसमें, ये इनको इंडिपेंडेंट इंजीनियर कहा था, कहते हैं। मैंने कहा पहले इनका नाम बदलो, ये डिपेंडेंट इंजीनियर रखो। कोई तो भी 70 साल का 75 साल का रिटायर्ड आदमी, कोई डीपीआर बनाने वाली भी कंपनियां उनकी हैं। बाकी भी मैं तो बोला अभी ऑफिशियल करो, जितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको डीपीआर बनाने के लिए और प्रोत्साहित करो लगे करो, क्योंकि उनके नॉलेज का और एक्सपीरियंस का उपयोग होगा। अब ये जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर है, अब उसके लिए भी हमने काफ़ी चेंजेस किए जो वगैरह भी थे, अब उनको जिम्मेदार पड़ा है। और इसलिए ये ग्राउंड लेवल पर ये 2-3 बातें जब तक नहीं हो पाएगी, तब तक मुझे लगता है कि हमारा परफेक्शन नहीं होगा। आज हमारे देश का रोड नेटवर्क 63 लाख किलोमीटर है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि अभी सुंदरलाल पटवा जी जब मंत्री थे और मैं मुंबई में मंत्री था, तो सुंदरलाल पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री था, और मेरे पीछे मुंबई में मेरे घर पे उतरते थे। मेरे उनके पारिवारिक संबंध बहुत घनिष्ठ थे। तो एक दिन मुझे कहा, नितिन, अटल जी को मिलने के लिए तुमको दिल्ली आना। तो मैं, पटवा जी क्यों, मुझे क्यों मिलना है? बोले मैं बोल रहा हूँ आना इस तारीख को। मैं कोई बोलने का नहीं आता हूँ। मैं अटल जी के पास गया और उन्हें पहले बात करके रखी थी, और अटल जी ने मुझे कहा कि तुमने वो शहरों में बहुत काम किया, फ्लाईओवर वगैरह, तुम ये प्रधानमंत्री, ये जो ग्राम सड़क योजना है गाँव को जोड़ने वाली, है तुम। और 3-4 महीने मैंने उसके ऊपर काम किया, पटवा जी को प्रेजेंटेशन दिया, अटल जी को दिया, योजना उनको दी। फिर 1.5-2 महीना कुछ हुआ ही नहीं। फिर पटवा जी ने अटल जी क्या मीटिंग तय की, और अटल जी मुझे रिंग भी बहुत करते थे, और मुझे बोले क्यों, आपको काम बताया, अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ? तो मैंने हंसते हुए कहा, मैं थोड़ी देश का प्रधानमंत्री हूँ, आप है, आप बताओ क्यों नहीं हुआ? तो वो मुझे बोले क्या है? मैंने बोला ये नीति आयोग में ये व्यक्ति है। वो बोलता है कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये स्टेट सब्जेक्ट है। देयर आर 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो गांव को जोड़ने का काम है ये स्टेट लिस्ट में है, और वो कहता है कि प्रधानमंत्री जी, वी कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, इसलिए ये हो नहीं सकता। तो अटल जी ने मेरे तरफ देखा, मैं थोड़ा बोलने में आउटस्पोकन हूँ, बोला अटल जी ये तुमको सलाह देने वाला तुमको डुबाने का काम कर रहा है। बोले कैसे? मैंने बोला इसको थोड़ी चुनाव लड़ना है, तुमको चुनाव लड़ना है, और ग्राम सड़क योजना करोगे तो इतिहास में आपका नाम होगा। तो बोले मैं क्या करूँ? मैंने बोला इसकी कुछ मत सुनिए, ठप्पा और आप साइन मारिए, आप जो भावे वो आप जो बोलोगे वो होगा। और ये नहीं तो ये अगले बार तुम ये यहाँ चेयर पर तो आना चाहिए, ये काम नहीं होगा तो ये नियमों को कौन दुनिया याद करेगी? यू कैन, आप कर सकते हो निर्णय। अटल जी ने पहली बार निर्णय किया, 15 दिन में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने घोषणा की, और देश के इतिहास में 6.5 लाख गाँवों में से करीब 3.5 लाख गाँव उस तक उसको मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी। और इस योजना की शुरुआत अगर किसी ने की तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री सुंदरलाल पटवा जी ने की। ये इतिहास है, और मेरा सौभाग्य है